हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आरके बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में। तो फ्रेंड्स, अपन चर्चा कर रहे थे जूलॉजी लेसन 22, जिसके 3 पार्ट अपन ने देख लिए थे। पिछले वीडियो में अपन ने जो पाचक ग्रंथियां थे उसके जो एक ग्रंथि के बारे में पढ़ा था, यकृत ग्रंथि के बारे में। अगर किसी कारण से आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर आप देख सकते हो। 12th बायोलॉजी और एग्री बायोलॉजी से संबंधित, एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित अन्य वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। तो उन सारे वीडियो को, आज तक के जितने वीडियो हैं उन सबको आप देख सकते हो। तो आगे अपन चर्चा करते हैं आज का पार्ट। तो अपने ग्रंथियां 3 कौन कौन सी थी? एक तो अपने थे यकृत ग्रंथि, जिसके बारे में अपन पूरा पढ़ चुके हैं। दूसरी आती है लार ग्रंथि, और थर्ड आती है अपनी अग्नाशय ग्रंथि। 3 मुख्य पाचक ग्रंथि होती है। तो इनमें से यकृत ग्रंथि के बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ लिया था। आज अपन बात करेंगे जो सेकंड अपनी कौन सी लार ग्रंथि या सेलाइवा ग्लैंड से जो होती है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये जानिए अपने लार क्या है। तो लार क्या है? एक श्लेष्मीय पदार्थ है। लार क्या है? एक श्लेष्मीय पदार्थ है, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसके, एक प्रकार के जल अपन कह सकते हैं इसमें पाया जाता है। और लार का स्त्राव अपन कह सकते हैं कब होता है? जब अपने मुख में भोजन आता है। लार का स्त्राव कब होता है? मुख में भोजन आता है, या मस्तिष्क में कोई ऐसी वस्तु आ जाती है जो खाने से रिलेटेड होती है। जैसे बैठे बैठे रसगुल्ले का ख्याल आ जाता है तो मुख में क्या आ जाती है? लार आ जाती है। आती है, स्वाभाविक है। तो लार क्या करती है, उसका कार्य क्या होता है? एक तो यह कभी भी अपन मान सकते हैं कि लार अपने मुख को अपन मान से सूखने नहीं देती है। लार जो करती है, भोजन जब भी आ जाता है तो भोजन को दांतों के द्वारा जब तोड़ा जाता है तो उसमें जब लार मिल जाती है ना, तो भोजन क्या बन जाता है? बिल्कुल लसलसा बन जाता है। भोजन की एक लुगदी बन जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? बोलस के नाम से जानते हैं। और वह इसलिए लार मिलाई जाती है भोजन में, ताकि भोजन को मुख गुहा से आगे आसानी से धकेला जा सके। इसलिए उसमें अपन क्या मिलाते हैं? लार मिलाते हैं। अब अपनी जो मुख या मुख गुहा होती है उसमें जो लार ग्रंथियां होती है वह कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की अपन क्या कहते हैं? लार ग्रंथियां पाई जाती है। यानी कि 3 अपन कह सकते हैं मुख्य लार ग्रंथियां होती है। अब ये लार जो है वह प्रकृति कैसी होती है इस लार की? तो वह अपन मानते हैं क्षारीय प्रकृति होती। अपन मान सकते हैं कि अपने जो मुख है में अपन मान सकते हैं मुख का पीएच मान जो होता है वह भोजन से पहले अम्लीय होता है और भोजन के बाद में क्षारीय हो जाता है। उसका कारण यही लार होती है, क्योंकि लार क्या होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है। अब जो 3 प्रकार की लार ग्रंथि होती है, सबसे पहले होती है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, जिसे अपन क्या कहते हैं? अधोजिह्वा। अधोजिह्वा कहते हैं। दूसरी जो होती है उसे कहते हैं सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी, जिसे अधोजंब, अधोजंब के नाम से अपन जानते हैं। और तीसरी जो होती है पेरोटिड, कर्णपूर्व भी कहते हैं इसे। पेरोटिड यानी कि कर्णपूर्व लार ग्रंथि है होती है। सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और पेरोटिड। सबलिंगुअल अपन कहते हैं कि अपनी जीभ जो होती है उसमें अपन कहते हैं ऊपरी भाग पर स्थित होती है। सब मैक्सिलरी जो होती है जीभ के नीचे वाले पार्ट पर स्थित होती है। और जो पेरोटिड होती है, कर्णपूर्व अपने कान पाए जाते हैं तो अंदर की ओर यहां पर पाई जाने वाली है जो होती है ग्रंथि, लार ग्रंथि, लार का स्त्राव। इन तीनों से ही क्या होता है? लार का स्त्राव किया जाता है। कब किया जाता है? जब भोजन मुख के अंदर आ जाता है, उस समय लार का स्त्राव किया जाता है। तो यह तो बात थी 3 प्रकार की। इनसे ज्यादा विशेष कुछ पूछते नहीं है, बस याद रहना चाहिए कि ये 3 टाइप की अपन कहते हैं लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब इस लार में होता क्या है? मुख्य रूप से तो मैंने क्या बताया? जल होता है। लार में मुख्य रूप से तो क्या होता है? जल होता है। जल के साथ साथ इसमें एक अपन कहते हैं एंजाइम होता है। कौन सा होता है? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति होती है। यह क्या करता है?
जो भोजन के साथ आए जीवाणु होते हैं ना, उनको क्या करता है, नष्ट करता है, क्योंकि हानिकारक बैक्टीरिया जीवाणु वगैरह आते हैं, उनको क्या करता है, नष्ट करता है। इसके अलावा अपन कहते हैं कि अल्फा एमाइलेज एंजाइम की भी अपन मान सकते हैं कि इसमें क्या होती है, उपस्थिति होती है। इसके अलावा लाइसोजाइम जो एंजाइम होते हैं उनकी उपस्थिति भी अपन मानते हैं कि इसमें लार के अंदर होती है। इसके अलावा श्लेष्मीय पदार्थ यानी कि श्लेष्मा जो पाई जाती है वह भी लार में होती है। आपका सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसकी उपस्थिति भी होती है और सोडियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति भी होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति भी मानी जाती है। तो जब पूछा जाए लार का संगठन, तो ये होता है आपके लार का संगठन, जल, टाइलिन, एमाइलेज, लाइसोजाइम, श्लेष्मा, सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, क्षारीय पदार्थ लार का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, क्षारीय पदार्थ लार का निर्माण करते हैं। लार का कार्य मैंने आपको बता ही दिया कि जब भोजन का पाचन होता है तो दांतों के द्वारा अपन कहते हैं भोजन को तोड़ा जाता है, तोड़ने पश्चात उसमें लार मिल जाती है। तो लार एक तो उस भोजन में अगर कोई जीवाणु हो तो उन्हें नष्ट करेगा और भोजन को लसलसा बनाएगा, जिसके कारण से भोजन गुथ जाता है, एक लुगदी बन जाती है और उस भोजन को अपन बोलस कह देते हैं। और लार मिल जाने से वह भोजन फिर आगे की तरफ आसानी से निगला जाता है। ये इतनी बात करेंगे अपन लार ग्रंथि के बारे में। अगली बात करने वाले अपन किसके बारे में, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। अगली बात किसके बारे में करेंगे, जो अग्नाशय ग्रंथि है उसके बारे में अपन बातें करने वाले। तो थर्ड देखिए अपनी अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में एक बात ध्यान रखिए कि सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि आपको बताई थी मैंने यकृत, और अग्नाशय क्या है, दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। कौन सी होती है, यही आपकी अग्नाशय होती है। कहाँ होती है, जो आंत्र का जो ग्रहणी भाग होता है ना, आंत्र का ग्रहणी भाग, तो ग्रहणी की दोनों जो भुजाएं पाई जाती है उनके मध्य स्थित, ग्रहणी की दोनों भुजाओं के मध्य स्थित क्या होती है, अपनी अग्नाशय ग्रंथि स्थित होती है। इसकी उत्पत्ति अगर पूछे तो कैसी होती है, एंडोडर्मल। एंडोडर्मल अपन मानते हैं इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। किसकी, अग्नाशय ग्रंथि एंडोडर्मल होती है। इसके अंदर अपन देखिए अग्नाशय ग्रंथि, तो यह क्या करती है कि मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्नाशय ग्रंथि क्या है कि मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब यह क्या करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य भी करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि का, और किसका करती है, बहिस्रावी ग्रंथि का कार्य भी करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब यह किसका स्राव करती है, हार्मोन्स का स्राव करती है। और बहिस्रावी का मतलब यह किसका स्राव करती है, एंजाइम्स का स्राव करती है। अर्थात यह ग्रंथि नलिका विहीन और नलिका युक्त दोनों प्रकार की होती है। हार्मोन्स का भी स्राव करती है और एंजाइम्स का भी स्राव करती है। इसलिए यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य करती है। इस कारण अपन इसे क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसमें दो प्रकार के कोशिका समूह पाए जाते हैं। दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, कोशिका जो समूह होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं। एक तो होते हैं एसिनाई, एक को तो अपन क्या कहते हैं, एसिनाई, और दूसरा क्या होता है, लेंगर हैंस की द्वीपिकाएं। लेंगर हैंस की द्वीपिकाएं, ये अपन कहते हैं एसिनाई और लेंगर हैंस की द्वीपिकाएं। ये दो प्रकार के अपन मानते हैं कोशिका समूह होते हैं। जो एसिनाई है फर्स्ट, जो अपन मानते हैं एसिनाई, वह कोशिका समूह क्या कार्य करता है, बहिस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है।
क्या कार्य करता है? बहिस्रावी ग्रंथि, यानी इसके द्वारा किसका स्त्राव किया जाता है? एंजाइम्स का स्त्राव किया जाता है। और एंजाइम्स में मुख्य रूप से अगर अपन देखते हैं तो कौन कौन से स्त्रावित होते हैं? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। एंजाइम्स देखें तो इसमें एक तो ट्रिप्सिन, एक होता है काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन आता है, काइमोट्रिप्सिन आता है, इसके अलावा कार्बोक्सी पेप्टिडेज और इलेस्टेज और कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये एंजाइम ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज और सारे अपन मान सकते हैं कि एक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो एसिनाई क्या करती है? बहिस्रावी ग्रंथियों कार्य करती है। इनसे मुख्य रूप से अपन मानते हैं कि एंजाइम स्त्राव होता है। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलेस्टेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज आदि एंजाइम की स्त्राव किया जाता है। दूसरा जो लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं है ना, लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं हैं, उनसे अपन मानते हैं क्या होता है, वो बताता हूं आपको। सेकंड जो कोशिका समूह है वह अपन मानते हैं लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। ये क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य। अंतःस्रावी ग्रंथि, इनसे किसका स्त्राव होता है? हार्मोन्स का स्त्राव। किनका स्त्राव होता है? हार्मोन्स का स्त्राव होता है। अब इसके अंदर अपन मान सकते हैं 3 प्रकार की मुख्य कोशिकाएं पाई जाती है। सबसे पहले अपन मान सकते हैं एल्फा कोशिकाएं। एल्फा कोशिकाएं, एक तो एल्फा कोशिकाएं। दूसरी पाई जाती है बीटा कोशिकाएं और थर्ड होती है अपने गामा या अपन कहते हैं डेल्टा कोशिकाएं। ये 3 प्रकार की अपन कहते हैं मुख्य रूप से कोशिकाएं पाई जाती है। एल्फा कोशिकाओं से स्रावित जो हार्मोन्स होते हैं वह होता है ग्लूकेगोन हार्मोन्स का क्या किया जाता है? स्त्राव किया जाता है। ग्लूकेगोन यानी कि ग्लूकोज, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो यह हार्मोन क्या करता है? उस ग्लूकोज को बढ़ाने का कार्य करता है। ग्लूकोज को बढ़ाने का कार्य करता है। कौन करता है? ग्लूकेगोन हार्मोन करता है। ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाने का कार्य करता है ग्लूकेगोन, एल्फा कोशिकाओं से स्त्रावित हार्मोन। दूसरी आती है बीटा कोशिकाएं। इनसे स्त्रावित क्या होता है? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है ना तो उसको क्या करता है? वापस डाउन लाने का कार्य करता है। यानी कि ग्लूकोज को रक्त में कम करने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन करता है। तीसरा होता है गामा और डेल्टा कोशिकाएं। तो इनसे स्रावित हार्मोन कौन से होते हैं? सोमेटोस्टेनिन, गैस्ट्रिन और सीरेटोनिन। सोमेटोस्टेनिन, गैस्ट्रिन, सोमेटोस्टेनिन, गैस्ट्रिन और एक सीरेटोनिन। ये तीनों ही हार्मोन क्या करते हैं? ये न तो ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ने देते हैं न उसको कम करने देते हैं। यानी कि ब्लड में ग्लूकोज मात्रा को क्या करते हैं? नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। उसे एक निश्चित मात्रा में रखते हैं। ग्लूकोज को न तो ऊपर जाने देते हैं ना नीचे आने देते हैं। अर्थात इन दोनों की क्रियाओं का क्या करते हैं? विरोध करने का कार्य करते हैं। तो ये थे मुख्य, अपन देखते हैं कि लैंगरहैंस द्वीपिकाओं से स्रावित कोशिकाओं से जो हार्मोन्स और उनके कार्य। तो ये थी अपनी अग्नाशय ग्रंथि। तो इस वीडियो में अपन ने लार ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया है। लार ग्रंथि बता दिया था। अग्नाशय ग्रंथि दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, ग्रहणी के दोनों भुजाओं के मध्य स्थित, एंडोडर्मल इसकी उत्पत्ति अपन मानते हैं। यह मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित इसलिए कहते हैं अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों कार्य करती है, यानी हार्मोन्स और एंजाइम दोनों स्रावित कर रही है।
दो प्रकार की कोशिका समूह होते हैं, एक तो एसिनाई होता है, एक लैंगरेंस द्वीपिका है। एसिनाई मैंने बताया था एंजाइम्स का स्त्राव करते हैं, इसके द्वारा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन वगैरह एंजाइम जो होते हैं उनका स्त्राव होता है। और लैंगरेंस द्वीपिकाएं अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है, हार्मोन्स स्त्राव। तीन प्रकार की सेल्स अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा सेल्स पाई जाती है। अल्फा सेल्स ग्लूकेगोन हार्मोन का स्त्राव करती है जो ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाने का कार्य करता है, मात्रा को। बीटा कोशिका इंसुलिन स्त्राव करती है जो ब्लड में बढ़ी हुई ग्लूकोज की मात्रा को डाउन लाने का कार्य करता है। और तीसरी जो गामा या डेल्टा कोशिकाएं होती है वह सोमेटोस्टेनिन, गैस्ट्रिन और सीरोटोनिन हार्मोन्स का क्या करती है, स्त्राव करती है। यह क्या करती है, ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को न बढ़ने से रोकती है और डाउन जाता है तो उसको भी रोकती है, अर्थात उसका बैलेंस या नियंत्रित बनाए रखने का कार्य करती है। तो स्टूडेंट्स ये थी अपनी पाचक ग्रंथियां। तो दो वीडियो में तीनों पाचक ग्रंथियां मैंने क्लियर कर दी है। आशा करता हूं अच्छी प्रकार से समझ में भी आएगी। फिर भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मेरे से जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और लाइक से भी ज्यादा जरूरी है वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।